ओके, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आप लोगों का चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर कुछ पार्ट्स होगा आप लोगों का। जिस टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले वो मैं पहले एक बार बात बता देता हूँ। पहला जो टॉपिक होगा वो होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड में जो आएगा वो होगा बायोट सावर्ट लॉ। ये वाला टॉपिक आप लोगों के एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभार यहाँ से, कभी कभार नहीं मतलब हमेशा ही यहाँ से कुछ रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस वो लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है बायोट सावर्ट लॉ, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर आप लोगों को 3 डेरिवेशंस मिलने वाले हैं और तीनों के तीनों डेरिवेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत टफ भी है। ये वाला डेरिवेशंस, ये 3 वाला डेरिवेशंस। उसके बाद आता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये ज्यादातर केसेस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए पूछा जाता है। और लास्ट में जो आता है वहां से कुछ एप्लीकेशंस होता है, कुछ अप्लायंसेस होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल होता है, उसका कुछ टॉपिक्स वगैरह होता है। तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में एप्लीकेशंस जो होगा उस एप्लीकेशंस के बारे में बोलने वाले हैं। पहले आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। जैसे आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोगों को पता था कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्जेस होगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्जेस हो सकता है, या फिर दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, या फिर दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। तो कोई एक चार्ज आता है तो उसके आसपास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट होने वाला है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक पोल रहेगा, या तो नॉर्थ पोल रहेगा या तो साउथ पोल रहेगा। नॉर्मली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों एक साथ ही होता है, लेकिन अगर हम लोग सोचिए कि ऐसे पकड़ते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ है, तो यहाँ पर हम लोगों ने और एक अलग सा मैग्नेट पकड़ लिया जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ है। तो ऐसे भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर साउथ पोल है, या फिर यहाँ पर साउथ पोल है तो यहाँ पर साउथ पोल है। ऐसे कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। या फिर कभी कभार ऐसे भी डिस्कस किया जाता है कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, एक्चुअली एक बर मैग्नेट है, या फिर कुछ और तरीके का मैग्नेट है जहां पर ये नॉर्थ पोल होगा और उसके ऑपोजिट साइड में साउथ पोल होगा। लेकिन हम लोग जब डिस्कस करने वाले होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग इस नॉर्थ पोल की वजह से उसके सराउंडिंग्स पे कैसा वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके बारे में हम लोग कभी कभार बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक होगा वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। किस वजह से वो जनरेट होगा? वो जनरेट होता है करंट की वजह से। करंट मतलब क्या होता है? करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर कोई एक चार्ज फ्लो होता है तो यहाँ पर उसके सराउंडिंग्स पे मैग्नेट जनरेट होगा। इस टॉपिक के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहला वाला जो टॉपिक होता है वो जो मैं अभी अभी डिस्कस करने वाला हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। पहले इसके बारे में एक एग्जांपल देख लेते हैं सही तरीके से, तो वो हम लोगों के लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले देखिए कि अर्थ जो होता है, ये वाला पार्ट है अर्थ। तो अर्थ के पास उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। सिर्फ अर्थ का ही नहीं, कुछ और भी प्लैनेट्स है जिसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होता है। कभी कभार ज्यादा भी होता है तो कभी कभार कम भी होता है। तो ये वाला एक प्लैनेट है जिसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर है हम लोगों का सन। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड
रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से सोलर फ्लेयर। अच्छा पहले ये बात समझो, सोलर फ्लेयर मतलब बहुत ही हाईली टेम्परेचर होगा उस जगह का। तो यहाँ पर अगर कुछ बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर कुछ चार्जेस होगा जो टोटली आयोनाइज्ड रहेगा। आयोनाइज्ड चार्जेस यहाँ पर ज्यादा होता है। तो ये आयोनाइज्ड चार्जेस अगर इस तरफ जाता है तो मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को, करंट मिलने वाला है। तो पहला वाला जो टॉपिक होगा वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स अगर जाता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पास, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पास, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होने वाला है उसी फोर्स के बारे में हम लोग पहले बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सीधा हम लोग चलते हैं हम लोग के मेन टॉपिक के पास। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा पहले समझो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर यहाँ पर कुछ चार्ज पार्टिकल्स मूव होता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स काम करेगा। कौन सा वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स। तो इस जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स, उसका अमाउंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर से आप लोगों को मिल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो अमाउंट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड के पास से, मैग्नेटिक फील्ड का जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है E, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग लिखते हैं E से, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग लिखेंगे कैपिटल B से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ से कुछ चार्ज पार्टिकल्स मूव होता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, ठीक है। उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, जिसके बारे में हम लोग बाद में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक फोर्स काम करता है, जो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। किसके ऊपर काम करेगा वो, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, किसके प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड जिसका फील्ड स्ट्रेंथ होता है कैपिटल B। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, मतलब उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर काम करते हैं उस मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होगा F सफिक्स m इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ठीक है, सही है, क्लियर। अच्छा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस जा रहा है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होगा। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी इलेक्ट्रिक चार्जेस जाने वाला है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है वहां पर तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कभी भी फ्लो नहीं होगा। देखो एक चीज, अगर कोई भी चीज फ्लो होता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, पोटेंशियल गैप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वो जरूरी है। तो अगर पोटेंशियल गैप या फिर पोटेंशियल ड्रॉप आप लोगों के पास होना चाहिए तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस चाहिए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस चाहिए। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो प्रेजेंट नहीं है तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है तो मतलब यहाँ पर से कोई भी चार्ज पार्टिकल, कुछ भी यहाँ पर से कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं जा पाएगा, ठीक है, या फिर इस तरफ से भी नहीं जा पाएगा, इस तरफ से भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो चीज होता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर काम करने वाला है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से और एक फोर्स काम करने वाला है जो है F सफिक्स है। अगर दोनों फोर्सेस एक साथ प्रेजेंट होता है मतलब दोनों फील्ड
एक साथ प्रेजेंट है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों फील्ड एक साथ प्रेजेंट है, तब कौन सा वाला फोर्स इसके ऊपर काम करने वाला है। तो देखो, अगर दोनों फोर्सेस मतलब दोनों फील्ड्स दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, उस टाइम पे एक फोर्स काम करने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज एक साइंटिस्ट है, उनके नाम से इस फोर्स का नाम हुआ है, तो लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स कब काम करने वाला है? लॉरेंज फोर्स काम करने वाला है जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होने वाला है। दोनों फोर्सेस मतलब दोनों फील्ड्स अगर एक साथ प्रेजेंट है तभी यहाँ पर लॉरेंज फोर्स काम पे आएगा, अदरवाइज लॉरेंज फोर्स काम पे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू F सफिक्स E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस F सफिक्स M फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। तो दोनों फोर्स को अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं सर? यहाँ पर Q इंटू E प्लस Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अच्छा, ये तो E है, जो मतलब E का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Q का मतलब होता है चार्ज, Q का तो फिर से मतलब होगा चार्ज। V मतलब वेलोसिटी, V मतलब वेलोसिटी, जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर से कितने वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और B का जो मतलब है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार लिख देते हैं, Q मतलब Q डिनोट्स चार्ज, E डिनोट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, V मतलब वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड B आखिर में B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। V का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। समझ में आ चुका है ये सारी चीजें? ओके। तो अभी हम लोग जिसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले वो है मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। पहले आप लोग एक बार नोट कर लो, ठीक है। Now we will discuss about मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जा रहा है विथ अ सर्टेन वेलोसिटी, हो गया खत्म। ओके, सो अभी हम कौन सा बारे में किसके बारे में बात करने वाले? इफ ए चार्ज पार्टिकल moves through a magnetic field, if a charged particle
moves through a magnetic field with a velocity। ठीक है, मतलब यहां पर हम लोग पकड़ लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों के पास है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फील्ड इंटेंसिटी B है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका फील्ड इंटेंसिटी कौन सा है, कैपिटल B। और इसके अंदर से एक चार्ज पार्टिकल, इसके अंदर से एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है। तो चार्ज पार्टिकल कौन से एंगल पे जा सकता है, दैट इज द चार्ज पार्टिकल मेक्स। अच्छा यहाँ पर देखो, जो एक्सप्रेशन हम लोगों को मिला था वो एक्सप्रेशन कौन सा था, F सफिक्स m, जो हम लोगों ने लिखा था थोड़ी देर पहले, F सफिक्स m इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा वाला पार्ट है, Q V B साइन थीटा। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड का जो पार्ट है वो मैग्नीट्यूड पार्ट कौन सा आएगा, Q V B साइन थीटा। मतलब यहाँ पर थीटा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर थीटा का जो इंपॉर्टेंस है वो थीटा का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो हम लोगों को किसके बारे में बात करना है, पहले थीटा जो है इसके बारे में पहले बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा 3 केसेस में हम लोग डिस्कस करने वाले, टोटल 3 केसेस होगा। ठीक है, तो कौन सा केसेस होगा जिसके बारे में आप लोगों को कभी कभार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, या फिर ज्यादातर केसेस में ये एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक ज्यादातर केसेस में एंट्रेंस में पूछा जाता है आप लोगों से। केस वन में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ, फील्ड के साथ जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलली जा रहा है या फिर उसके साथ एंटी पैरेलल डायरेक्शन पे वो मूव कर रहा है। Either it's just moving along the parallel direction or it moves along the एंटी पैरेलल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पहला वाला केस, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका एंगल क्या होगा, 0 होगा या फिर 180 होगा। ठीक है, सेकंड वाला जो केस है, सेकंड वाला केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, जो केस नंबर 2 होता है। केस नंबर 2 जिसके अंदर होगा कि थीटा विल मेक्स एन एंगल हाउ मच, 90 डिग्री। अच्छा पहले ये चीज समझो, ये जो थीटा, ये थीटा किसके बीच में है, थीटा है वेलोसिटी वेक्टर, थीटा है वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यानी कि वेलोसिटी, और इस केस में क्या है, वेलोसिटी क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर पोजीशन पे किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। अगर ऐसे वाले कंडीशंस होते हैं तो वहां पर क्या क्या चीज होने वाला है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर क्वेश्चंस पे ये पूछा जाता है। ठीक है, और लास्ट वाला केस नंबर 3, केस नंबर 3 पे क्या होगा, इट्स जस्ट लेस देन 90 डिग्री बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री। थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा होने वाला है, लेकिन थीटा का वैल्यू 90 से कम होने वाला है। ऐसा कुछ रैंडम केसेस होगा। ठीक है, तो उस केसेस के अंदर हम लोगों को दिखाया जाएगा, मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे इसका वेलोसिटी का मोशंस कैसा होगा, फोर्स का एक्सप्रेशंस कैसा होगा, क्या क्या चीज होगा, वो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लो। ये सब डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, छोटा छोटा डेरिवेशन से ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके फाइन, ठीक है। तो पहले हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले वो है केस नंबर 1। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख लो। वी कंसिडर a charge particle, we consider a charge particle moving along, sorry, we consider a charge particle
moving through moving along मत दो, moving through a magnetic field, moving through a magnetic field of magnetic field intensity, moving through a magnetic field of magnetic field intensity capital B, capital B, with making an angle theta, with making an angle theta, comma, then the force experienced by the charge particle, then the force experienced by the charge particle is, then the force experienced by the charge particle is, वही वाला चीज हम लोगों को लिखना है, F is equal to Q V vector क्रॉस B vector, ठीक है। तो उसके नीचे लिख देना therefore modulus of F suffix m is equal to Q VB sin theta, modulus of F suffix m is equal to Q VB sin theta, ओके। नेक्स्ट उसके बाद लिखना केस नंबर 1, पहला वाला जो पार्ट है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अभी केस नंबर 1 है। ओके, सो केस नंबर 1, if theta is equal to 0 degree or theta is equal to 180 degree, if theta is equal to 0 degree और theta is equal to 180 degree, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है and now f suffix m is equal to, अच्छा यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, q vb sin 0, तो sin 0 का वैल्यू कितना आता है 0, तो यहां पर मिलेगा आपको 0 एंड f suffix m modulus of f suffix m is equal to q vb sin 180 डिग्री, ठीक है। तो sin 180 का वैल्यू भी कितना है 0 है, तो यहां पर भी आपको कितना मिलने वाला है 0 ही मिलने वाला है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट, सिंपल सा कंक्लूजन है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल पे जाता है या फिर 180 डिग्री एंगल पे जाता है, तो उस टाइम पे उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स काम करने वाला नहीं है। There will be no force will be acted on the charge particle if the charge particle will moves through a magnetic field with making an angle 0 degree or 180 degree। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दे देना आप लोग, जैसे बायोलॉजी में डायग्राम इंपॉर्टेंट है वैसे ही फिजिक्स के अंदर भी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम डालोगे तो नंबर अच्छे से आ जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा सही तरीके से। आप कोई एक दिखा सकते हो, यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया क्या 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, या फिर आप दूसरा डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हो गया, कोई डाउट? सही है, ओके फाइन। सो दिस इज केस नंबर 1, ओके।
लिख लो जल्दी जल्दी। तो नेक्स्ट वाला जो केस है वो नेक्स्ट वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आपको केस नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर नए केसेस में क्वेश्चंस पूछा जाता है आप लोगों को। तो अभी हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले वो है केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 का मतलब क्या है? 90 डिग्री एंगल। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी है। यहाँ पर हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, जिस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक वेलोसिटी काम कर रहा है, जो मतलब उस चार्ज पार्टिकल के अंदर एक वेलोसिटी है, और जो वेलोसिटी कितना एंगल मेक कर रहा है यहाँ पर? द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। किसके साथ? विद द डायरेक्शन ऑफ बी, दैट इज they are makes an angle 90 degree, that is they are perpendicular, okay। तो वो अच्छा यहाँ पर देखो, सिंपल सा डायरेक्शन, अगर हम लोग पकड़ लेते हैं एक चूड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि अगर ये एक दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये सोचो कि चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन है, तो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन विल मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अगर इस पोजीशन पे तो 90 डिग्री है, इस पोजीशन पे तब भी 90 डिग्री है, इस पोजीशन पे तब भी 90 डिग्री है। जो भी पोजीशन आप ले लो, सारे के सारे पोजीशंस पे वो कितना एंगल फॉर्म करने वाला है? 90 डिग्री एंगल ही फॉर्म करने वाला है। जैसे भी कोई पोजीशन हो, मतलब एक ही पथ हो सकता है उस चार्ज पार्टिकल के लिए। कौन सा वाला पथ? सर्कुलर वाला पथ। अगर वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर वाले पाथ पे जाते हैं, तब भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ वो कितना एंगल फॉर्म करने वाला है? 90 डिग्री एंगल फॉर्म करने वाला है। दैट इज द एंगल शुड बी 90 degree. So this is only possible if the path or if the trajectory of the charged particle is circular, okay. The path or the trajectory of the charged particle is circular. This is the direction of magnetic field, and this is the direction of the velocity of the charged particle. Only in that particular conditions they will make an angle how much? 90 degree, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना जरा, अगर if the charged particle moves through the magnetic field, if the charged particle moves through the magnetic field with making an angle 90 degree, with making an angle 90 degree, then the trajectory or the path, then the trajectory or the path of the charged particle, then the trajectory or the path of the charged particle should be circular, okay, as shown in figure, should be circular as shown in figure,
तो यहाँ पर आप लोग ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसके साथ ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है। हो गया खत्म, चलो फाइन। अभी हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले ये समझो पहले। यहाँ पर से आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछा जाता है ज्यादातर बेसिस में, वो एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो पथ है वो पथ कैसा होने वाला है, एक सर्कुलर वाला पथ होने वाला है, ठीक है। तो सर्कुलर पथ है मतलब इसके अंदर क्या होगा, रेडियस होगा। तो आपको क्या निकालना है, पहले इस पथ का रेडियस निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो इस पथ का अगर रेडियस निकालना है तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कोई भी एक बॉडी सर्कुलर पथ पे घूमता है तो उसके अंदर क्या होगा, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पथ पे घूम रही है उसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, mv² बाय, वेरी गुड, mv² बाय r, ठीक है। उसके अंदर और एक फोर्स भी काम कर रहा है, कौन सा वाला फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक वाला फोर्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक मतलब मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, q v b, साइन तो 90 है तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको लिखना है अभी q v b, मतलब यहां पर आपको दो फोर्सेस मिलने वाला है, एक है मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। और इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे दोनों फोर्सेस सेम सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर पहले लिखो, इफ द चार्ज पार्टिकल moves in a circular path, if the charge particle moves in a circular path, then the magnetic force F suffix m, okay, then the magnetic force F suffix m is equal to q v b, F suffix m is equal to q v b, okay, full stop। उसके अंदर ये वाला डायग्राम डाल दो, ये वाला डायग्राम डाल दो। तो उसके बाद देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगेन द सेंट्रीपिटल फोर्स acted on that charge particle, again the centripetal force acted on that charge particle is F is equal to mv² by r, F is equal to mv² by r, ओके फाइन, हो गया। इन दोनों को दो इक्वेशन सब डाल दो। उसके बाद लिखो at an equilibrium condition F suffix m, at an equilibrium condition, comma F suffix m मतलब मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स is equal to F suffix m is equal to F suffix c, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों फोर्स सेम है। तो इस कंडीशन पे आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो आप q v b is equal to mv² by r, ठीक है। दोनों तरफ से आप वी को कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर क्यू बी इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पर आप लिख देना सिंस v इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसी कंडीशन पे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो दोनों तरफ से,
कैंसल आउट मतलब डिवाइड कर रहे हो। अगर इसका वैल्यू 0 हो चुका है, अगर 0 है, अगर पकड़ लो इसका वैल्यू 0 है, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू अनआइडेंटिफाइड या फिर इंफिनिटी तो नहीं हो सकते, इसलिए तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पर v इज नॉट इक्वल्स टू 0, v इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल रहा है, qb इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय r, qb इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय r आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर से हम लोगों को निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस का एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है, रेडियस इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय bq या फिर qb। रेडियस का फॉर्मूला कैसे आ सकते हैं यहाँ पर, mv डिवाइडेड बाय qb। ओके, तो रेडियस ऑफ द पाथ शुड इक्वल्स टू हाउ मच, mv डिवाइडेड बाय qb। ओके, तो v मतलब वेलोसिटी और b मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर से आप लोगों को आसानी से मिल रहा है रेडियस का वैल्यू, किसका रेडियस, किसका रेडियस का वैल्यू, जिस पाथ पे वो घूम रहा है, जिस सर्कुलर पाथ पे, जिस सर्कुलर पाथ पे वो मतलब वो चार्ज पार्टिकल, जिस सर्कुलर पाथ पे वो चार्ज पार्टिकल किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, उस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है, उस पाथ का जो रेडियस है, वो रेडियस आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में और एक्सटेंशन करने वाले हैं। जैसे पकड़ लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है कि m इंटू वी, m इंटू वी मतलब मोमेंटम, m इंटू वी मतलब मोमेंटम। तो रेडियस को आप कैसे लिख सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय q इंटू वी, रेडियस इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय q इंटू b। ऐसे फॉर्मेट पे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। अच्छा, और एक चीज हम लोगों को पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है, वो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, वो रिलेशन को, जो रिलेशन है वो रिलेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू ई सफिक्स के, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू ई सफिक्स के। ई सफिक्स के का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा फाइन। तो इसको अगर हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देते तो यहाँ पर सब लोगों को मिलेगा 2m इंटू ई सफिक्स के डिवाइडेड बाय q इंटू v। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। दूसरा ये वाला एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं या फिर कुछ एंट्रेंस क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं यहाँ से। ये थर्ड वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग और एक लेने वाले। यहाँ पर देखो और एक चीज, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मतलब चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी मतलब चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू q इंटू v होल डिवाइडेड बाय q इंटू b। रेडियस इज इक्वल टू क्या आ सकता है यहाँ से हम लोगों को, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 2m स्मॉल q कैपिटल V होल डिवाइडेड बाय q b। तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है ना q v, q मतलब चार्ज, और यहाँ पर जो v मिल रहा है वो v का मतलब है पोटेंशियल। दिस v इज पोटेंशियल, दिस v इज नॉट वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर जो आपको q मिल रहा है वो तो चार्ज ही है, लेकिन यहाँ पर जो आपको मिल रहा है पोटेंशियल, मतलब v का मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल। ठीक है, ये वाला चीज आप मार्क कर लेना सही तरीके से। लग रहा है क्या? नहीं, वो जैसे है वैसे ही रखने दो, उसमें दिक्कत नहीं आने वाला। और अगर आप कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल भी कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट 2m
इंटू वी होल डिवाइडेड बाई रूट क्यू इंटू बी। अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये वाला चीज कैसे घूम रही है? सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अगर ये वाला चीज सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो इसका टाइम पीरियड होना चाहिए। ओके, सही है ना? अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसके पास एक मतलब इसके पास एक परफेक्ट टाइम पीरियड होना जरूरी है। जो भी चार्ज पार्टिकल है, जो भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पर घूम रहा है, उस चार्ज पार्टिकल के पास एक सही तरीके से टाइम पीरियड होना जरूरी है। तो ये वाला टाइम पीरियड अभी हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है? टाइम पीरियड टी। ओके, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो, ये तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था, इसका रेडियस कितना था? आर वाला रेडियस था इसके पास। ये घूम रहा था सर्कुलर पाथ पे, ये घूम रहा था सर्कुलर पाथ पे और इसके पास था रेडियस आर, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों को जो टाइम पीरियड मिलने वाला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टोटल ट्रेवल्ड पाथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो टोटल ट्रेवल्ड पाथ कितना है? 2 पाई आर। टोटल ट्रेवल्ड पाथ इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पर वेलोसिटी v मिल रहा है, ठीक है? तो वेलोसिटी आपको यहाँ पर v मिल रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, पिछले स्लाइड पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको क्या मिल रहा था? qv डिवाइडेड बाय mv डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, अलग से वेलोसिटी को निकाल सकते हो। वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू q b r डिवाइडेड बाय m। वेलोसिटी इज इक्वल टू q b r डिवाइडेड बाय m आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है? तो किसका वैल्यू निकल रहा है यहाँ से? वेलोसिटी जो है वेलोसिटी का वैल्यू निकल रहा है। वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? q b r डिवाइडेड बाय स्मॉल m, ठीक? q b r डिवाइडेड बाय स्मॉल m हम लोग को यहाँ से मिल रहा है। हो गया, ठीक है? तो अभी हम लोग वहां पर यूज कर रहे हैं q b r डिवाइडेड बाय स्मॉल m। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है 2 पाई r डिवाइडेड बाय क्यू बी आर डिवाइडेड बाय स्मॉल m। तो आर आर क्या हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आर आर कैंसिल आउट हो जाता है तो m ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी। दैट इज यहाँ से जो फाइनली आपको मिल रहा है वो ऐसा है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी। मतलब टाइम पीरियड का जो वैल्यू है वो टाइम पीरियड का वैल्यू रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है? तो द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, यहां से इंपॉर्टेंट एक चीज लिखना। अच्छा, पहले ये लिख लो, यहाँ पर स्टार मार्क डाल के लिख दो कि टाइम पीरियड, जल्दी, time period of the charged particle moving, time period of the charged particle moving in a magnetic field, moving in a magnetic field with making an angle 90 degree, with making an angle 90 degree is independent, with making an angle 90 degree is independent of radius, is independent of radius of that circular path, is independent of radius of that circular path, ठीक है? जो सर्कुलर पाथ है उस सर्कुलर पाथ के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है? तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्कुलर, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन आर। हो गया, ठीक है? तो अभी हम लोगों को नेक्स्ट निकालना है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है फ्रीक्वेंसी।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों को निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 पाई बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ठीक है ना, या फिर 1 पाई टाइम पीरियड? हाँ, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी हाँ हो चुका है, बहुत हो चुके हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 by time period. So the expression is QB divided by 2 pi m. Angular velocity is equal to 2 pi by t. Okay, not frequency. Angular velocity omega is equal to 2 pi by time period, and frequency is equal to simply 1 by time period. Okay, clear? तो यह से हम लोग को मिल रहा है कि f is equal to क्या है? QB divided by 2 pi m. हो चुका है, खत्म, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो थर्ड वाला टॉपिक है। थर्ड वाला टॉपिक मतलब मेकिंग एन एंगल थीटा। The angle should be acute. Okay, this is not equals to 0, this is not equals to 90. It should be in between the theta, sorry, 0 and 90 degree. It should be present in between theta, sorry, 0 and 90 degree. Okay, case number 3. Case number 3. Okay, fine. Case number 3, what? When theta is greater than 0 and less than 90 degree. Okay, fine. अगर थीटा 0 और 90 डिग्री होता है तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर b वेक्टर है, this is the direction of magnetic field vector B. Okay, this is the position of the charged particle. The charged particle will make an angle how much? थीटा। किसके साथ? जो ओरिजिनल B है उस ओरिजिनल B के साथ वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर पता है कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स रहेगा, ठीक है ना। पक्का यहाँ पर कितना कंपोनेंट्स होगा? 2 कंपोनेंट्स होगा। पहला वाला है ये तो v है, तो इसके पास क्या होगा? v cos थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं x कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। x कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला होगा इस y डायरेक्शन की तरफ, जिसको हम लोग v सफिक्स y या फिर v परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। vy या फिर v परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब यहाँ पर हम लोगों को 2 कंपोनेंट मिल चुका है ऑलरेडी, vx या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा, vy इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v sin थीटा। तो एक हम लोगों के पास vx और दूसरा वाला है हम लोगों के पास vy। जो vx है वो है v पैरेलल और इसके पास से हम लोगों को निकल रहा है, मतलब हम लोगों को मिल रहा है v cos थीटा, और वहां से हम लोगों को मिल रहा है v sin थीटा। हो गया, ठीक है, सही है, क्लियर, फाइन। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखो the velocity has 2 components. The velocity has 2 components.
उसके बाद ये दो लाइन लिखना, वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स। अच्छा, पहले वाले जो टॉपिक थे, मतलब केस नंबर 2 जो आप लोगों के पास था, वहां से हम लोगों को क्या मिल रहा था? टॉपिक नंबर 2 से हम लोगों को क्या मिल रहा था? टॉपिक नंबर 2 से हम लोगों को मिल रहा था कि वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर पोजीशन पे था। ठीक है, तो अभी बी के साथ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, किसका? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज v sin थीटा। दोनों कैसे फॉर्म है? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है। मतलब v sin थीटा की वजह से, v sin थीटा की वजह से, v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से पाथ कैसा होने वाला है? सर्कुलर होने वाला है। v sin थीटा की वजह से जो पाथ है वो पाथ कैसा होने वाला है? सर्कुलर होने वाला है। ठीक है, लेकिन उसके साथ और एक कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। कौन सा वाला? x वाला कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये x वाला जो कंपोनेंट है, x वाले कंपोनेंट की वजह से वो कैसे मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, सामने की तरफ वो मूव करने वाला है। वो मटेरियल देना जरा। ये पर जो पाथ है, मतलब ये जो स्पाइरल का पार्ट है, वो स्पाइरल का पार्ट कैसे मिल रहा है आप लोगों को? ऐसा दैट इज स्पाइरल शेप पे। ठीक है, ये वन रोटेशन कंप्लीट जब कर रहा है, ये स्पाइरल वन रोटेशन जब कंप्लीट कर रहे हैं, और वन रोटेशन कंप्लीट करने वक्त वो एक्स डायरेक्शन पे भी क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, ये इस तरफ भी मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ भी उसके पास है। ठीक है, तो मतलब इसका जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा? स्पाइरल वाला होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हेलिकल पाथ भी बोलते हैं, स्पाइरल पाथ भी बोलते हैं। ओके, तो पहले इसको हेलिकल पाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पाथ है वो पाथ निकाला था साइंटिस्ट हेलिक्स ने। ठीक है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है हेलिक्स, उन्होंने इस पाथ को निकाला था, जिसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ। और स्पाइरल क्यों? क्योंकि ये दिखने में कैसा है? स्पाइरल है। कोई कोई इसको स्प्रिंग पाथ भी बोलते हैं। स्प्रिंग पाथ मतलब इसको देखने में स्प्रिंग जैसा शेप आ रहा है ना, तो इसकी वजह से हम लोग इसको स्प्रिंग पाथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज है। पहला वाला है कि इसके अंदर एक सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन इसलिए है, वो प्रेजेंट है आप लोगों के पास v परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है इसकी वजह से, और उसके साथ में ही उसके पास x डायरेक्शन पे भी इसके पास एक मोशन है। तो उस x डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि v पैरेलल कंपोनेंट इसके पास प्रेजेंट है। एक है v परपेंडिकुलर, तो दूसरा है v पैरेलल। ठीक है, दिमाग फ्रीज हो गया? दिमाग है? दिमाग है? अच्छा, तो यहां से हम लोग को मिल रहा है कि दो कंपोनेंट्स मिलने वाला है, एक है v cos थीटा और दूसरा है v sin थीटा। तो v sin थीटा की वजह से उसके पास कौन सा वाला मोशन आ रहा है? सर्कुलर वाला मोशन। और v cos थीटा की वजह से उसके पास कौन सा वाला मोशन आ रहा है? x डायरेक्शन वाला मोशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल वाला मोशन वहां पर आ रहा है। ठीक है, तो भी हम लोगों को निकालना है कि उसके पास जो सर्कुलर मोशन है, वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था, तो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो रेडियस हम लोगों को निकालना है, वैसे ही उसका जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड भी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो सेम तरीके से हम लोग निकालेंगे इसको। पहले मतलब जो पहले हम लोगों ने लिखे थे ना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स दोनों एक साथ बैलेंस होगा, तो वैसे ही हम लोग निकले वाले हैं यहाँ पर भी। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दूसरा वाला कौन सा है? मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। बट मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए अभी कौन सा वाला रिस्पांसिबल है? v नहीं, v sin थीटा। v नहीं, v sin थीटा इज रिस्पांसिबल। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है कि m v स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है क्या? q v b, मतलब एक्चुअली यहाँ पर तो आपको मिल रहा है q v पैरेलल sin थीटा। ठीक है, ये वाला ही टॉपिक आपको मिलने वाला है यहाँ से। तो डायरेक्ट हम लोग एक काम करते हैं कि रेडियस का जो एक्सप्रेशन था वो रेडियस का एक्सप्रेशन डायरेक्ट सीधा ले लेते हैं पहले से।
तो रेडियस का एक्सप्रेशन हम लोगों को कैसा मिला था, m इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी मिला था, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग पैरेलली डाल दो, तो डायरेक्ट रेडियस का एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला था एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अभी एम वी नहीं होगा, सिर्फ उसके पास कौन सा होगा, एम वी पैरेलल होगा। सर एम वी पैरेलल, एम वी परपेंडिकुलर है ना, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। यहाँ पर भी पैरेलल नहीं होगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो यहां से आपको मिल रहा है कि रेडियस का वैल्यू कितना है, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, ठीक है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, ठीक है। सेम टू सेम आप लोग यहाँ पर निकालो, जैसे निकालोगे वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर v के जगह पर सिर्फ v परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर भी v के जगह पे v परपेंडिकुलर ही होगा, तो v परपेंडिकुलर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी तरीके से r रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qv, ठीक है, हो गया फाइन। पहले वाले जो एक्सप्रेशन था वहां पर फिर से हम लोग एक बार जा रहे हैं, टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन पे आप लोगों को क्या मिला था, 2 पाई m बाई क्यू बी। ना तो यहाँ पर रेडियस का कुछ इशू है, ना ही यहाँ पर वेलोसिटी का कोई इशू है, मतलब यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है सिंपल 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। वैसे ही यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में भी आपको वेलोसिटी का कुछ इशू नहीं है और उसके साथ रेडियस का भी कुछ इशू नहीं है, तो सिमिलरली फ्रीक्वेंसी के साथ भी कुछ इशू नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाय टाइम पीरियड ही है, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो मतलब रेडियस का जो एक्सप्रेशन है वो रेडियस के एक्सप्रेशन ही आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होने वाला है। रेडियस का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा एम वी साइन थीटा या फिर एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी, बस वही आप लोगों को निकालना है या फिर वही आप लोगों को याद रखना है। साइन थीटा नीचे नहीं हो जाएगा, कौन सा वाला, वो इक्वेशन देखा ना पहले, m स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू qb, इसके अंदर या फिर इसके अंदर, नहीं पहले के अंदर में, हाँ वो साइन थीटा नहीं होगा, वो साइन थीटा प्रेजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि v परपेंडिकुलर आप लोगों ने लिख दिया ना। अगर v परपेंडिकुलर नहीं लिखा, थैंक यू, वो यहाँ पर अगर v परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर v परपेंडिकुलर इनटू b रहेगा, v परपेंडिकुलर इनटू b रहेगा, ठीक है, साइन थीटा नहीं होगा। अगर साइन थीटा होता है तो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते हो, ओके फाइन। यहाँ से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अभी लास्ट वाला जो टॉपिक है, मतलब इसके अंदर लास्ट वाला जो टॉपिक है, कौन सा वाला, हम लोगों ने देखा था कि इसका जो पथ था वो पथ कैसा था, स्पाइरल वाला, हेलिकल वाला, ठीक है। तो मतलब ये जो चीज है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब जब इसका 2 पाई रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, जब इसका 2 पाई रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, वो चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन पे भी थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, ठीक है। तो 2 पाई रोटेशन खत्म होने वक्त वो जो एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, वो जो एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इसका जो पथ होगा उस पथ को हम लोग बोलते हैं, इसका जो ट्रेवल्ड पथ होगा एक्स डायरेक्शन की तरफ, जो ट्रेवल्ड पथ होगा उस पथ को हम लोग बोलते हैं पिच, PITCH, पिच, ठीक है। तो पिच का मतलब क्या है, डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस, कौन से वक्त, जब वो एक 2 पाई रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2 पाई रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है, उस वक्त वो एक्स डायरेक्शन पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो एक्स डायरेक्शन पे जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, वो ये डिस्टेंस हम इसको बोलते हैं पिच, PITCH, ठीक है, पिच बोलते हैं हम लोग इसको, क्लियर।
तो अभी हम लोग नेक्स्ट नोट पे जा रहे हैं। पिच बोल के एक छोटा सा हेडलाइन दे दो। पिच यहाँ पर लिखो, इफ ए चार्ज पार्टिकल moves, if a charge particle moves through a uniform magnetic field, if a charge particle moves through a uniform magnetic field with making an angle theta, with making an angle बोलते हैं ऐसे लिखना, theta is less than 0, sorry, theta is greater than 0, less than 90 degree, with making an angle theta बोल के ब्रैकेट के अंदर इसको डाल देना, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर डाल देना, with making an angle theta, then the horizontal distance traveled by that charge particle, then the horizontal distance traveled by the charge particle during its 2 pi rotation, during its कौन सा रोटेशन है, कितना रोटेशन है, 2 pi रोटेशन या फिर 2 pi रिवोल्यूशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है, during its 2 pi rotation, then that horizontal distance is known as pitch, then that horizontal distance is known as pitch, okay। तो pitch का मतलब कैसा आएगा यहाँ पर, pitch is equal to distance मतलब velocity into time, ठीक है ना, distance मतलब velocity into time। तो कौन सा वाला velocity लेंगे हम लोग, पैरेलल वाला velocity लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जा रहा है, किस वजह से, पैरेलल डायरेक्शन की वजह से। यहाँ पर देखो ये डायरेक्शन कौन से, किसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, हम लोग जा रहे हैं पैरेलल डायरेक्शन मतलब v cos थीटा कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, तो v पैरेलल का कितना आएगा वैल्यू, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड के लिए कितना आ रहा था, 2 pi m डिवाइडेड बाय qv, ठीक है ना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 pi m डिवाइडेड बाय qv। ये एक्सप्रेशन सब लोगों को याद रखना है, 2 pi m डिवाइडेड बाय qv, तो 2 pi m डिवाइडेड बाय qb। तो यहां से आप लोगों को क्या मिलने वाला फाइनल, 2 pi mv cos थीटा डिवाइडेड बाय q into b। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पिच, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पिच, ठीक है। तो कभी कभार आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ज्यादातर केसेस में अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है तो मास और चार्ज के बारे में तो वो लोग नहीं बोलने वाले, सिर्फ वो लोग बोलने वाले वेलोसिटी और एंगल और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन चीजों के बारे में वो लोग बोल देंगे। कौन सा, वेलोसिटी ज्यादातर केसेस में बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है और बी के बारे में बोला जाता है, बस ये तीन पैरामीटर्स आपको दे दिया जाएगा और पूछते हैं कि पिच का वैल्यू निकालो, या फिर कभी कभार पिच का वैल्यू दे दिया जाता है और बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में निकालो, या फिर थीटा के बारे में निकालो, या फिर वी के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालो, ऐसे वो लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है, सही है, कंफर्म, ओके फाइन। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग मतलब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो राइट ऑन द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, a charge particle q is equal to a charge particle q is equal to 10 to the power minus 3 coulomb, 10 to the power minus 3 coulomb is moving, 10 to the power minus 3 coulomb is moving with a velocity, 10 to the power minus 3 coulomb is moving through a magnetic field, B is equal to
5i cap plus 4j cap into 10 to the power plus 8 Tesla into 10 to the power 8 Tesla with an acceleration. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से, ठीक है। टेस्ला with an acceleration a is equal to 2x I cap minus 4j cap into 10 to the power minus 2 meter per second square. 2x minus 4j cap into 10 to the power minus 2 meter per second square. Calculate the value of x. Calculate the value of x. Most important क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। अगर ये सही तरीके से निकाल सकते हो तो एक चॉकलेट मिलेगा। x का वैल्यू 2x I कैप माइनस 4j कैप, यहाँ पर x है, उस x का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। बहुत सिंपल सा है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है, एक्सेलरेशन आपको दिया गया है और चार्ज आपको दिया गया है। सिर्फ निकालना है, बस इतना ही आपको x का वैल्यू निकालना है। जल्दी कोशिश करो बेटा। डोर लॉक कर वो बाहर। चलो जल्दी। हो गया बेटा, हो गया लो, जल्दी सॉल्व करो। दो मिनट टाइम। चार्ज दिया गया है, जो फॉर्मूला में आप लोग एक बार फिर से लिखा देता हूं यहाँ पर। F इज इक्वल टू क्यू v वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दिया गया है, फोर्स भी नहीं दिया गया है आप लोगों को, सिर्फ एक्सेलरेशन दिया गया है, ठीक है। और उसके साथ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी दिया गया है। तो कैसे निकाल सकते हो आप? जादू से। जल्दी चॉकलेट में देना है। जरूर मिलने वाला है, अगर सही तरीके से कंप्लीट करते हो तो, अगर नहीं करते हो तो नहीं मिलने वाला है। मोबाइल से निकालना है, नहीं इसलिए बोलता हूँ। नहीं बस दिमाग मोबाइल से कैसे निकालते हो? उसके अंदर गूगल है ना, हो गया। आप अपना काम कीजिए जल्दी। इंटीग्रेशन डाल रहे हो यहाँ पर, दिमाग खराब है क्या? आपके पास टाइम है? नहीं, आपके पास टाइम दिया गया है क्या? तो
तो अगर टाइम नहीं दिया गया तो आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो इसको, यहाँ पर टाइम रहेगा ना एक्सप्रेशंस के अंदर, तो वो तो मतलब वेरिएबल जैसा आ जाएगा, लेकिन मुझे तो फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। अगर आप नहीं अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कैसे हो सकती है, नहीं होगा ना, इंटीग्रेशन का प्रोसेस रॉन्ग है, इसको छोड़ो, कुछ और ट्राई करो, ये प्रोसेस ही रॉन्ग है। हिंट, एक हिंट दिया जा रहा है, सिंपल कंसेप्ट, दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। एक हिंट है, यस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, जल्दी निकालो। भाई तो पता नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर क्या है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्या है पता नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो, सिंपल वाला टॉपिक जो था वेक्टर का, ए क्रॉस बी, साइलेंस, यहाँ पर देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। यहाँ पर आप लोग मिल रहा है कि ए वेक्टर अगर ऐसा होता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है, तो जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट इज इंडिविजुअली परपेंडिकुलर विद सी। जैसे देखो कि यहाँ पर आपको मिल रहा है कि आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या है, के कैप है ना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, मतलब आई इज इंडिविजुअली परपेंडिकुलर विद के, सिमिलरली जे इज आल्सो इंडिविजुअली परपेंडिकुलर विद के, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर ए इज इंडिविजुअली परपेंडिकुलर विद सी as well as B also individually perpendicular with C होगा। A individually perpendicular with C, B individually perpendicular with C, fine। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोगों के पास है वो फॉर्मूला क्या है, F is equal to Q V vector cross B vector, मतलब F is individually perpendicular with B and F is individually perpendicular with B. F is individually perpendicular with B and F is individually perpendicular with B. बट मुझे B के बारे में कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ दिया गया तो किसके बारे में, B के बारे में, तो फाइन, नो इश्यू। परपेंडिकुलर है मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है m इनटू फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो 0 डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है सिर्फ a वेक्टर डॉट b वेक्टर is equal to 0। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या मिला आपको, a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको। a वेक्टर एक्सेलरेशन के बारे में क्या दिया गया, 2x i कैप माइनस 4 j कैप डॉट b के बारे में दिया गया है 5i कैप प्लस 4 j कैप a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो सिर्फ हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 2x लिखते हैं, 2x i कैप प्लस, सिर्फ प्लस नहीं है, माइनस 4 j कैप डॉट 5 i कैप प्लस 4 j कैप इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर पावर में कुछ वैल्यू नहीं है अभी, पावर तो अगर 0 से डिवाइड कर दोगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो जो चीज है वो इंपॉर्टेंट वाला चीज है बीच में, तो 2x into 5 दैट इज कितना आएगा, यहाँ पर i के साथ i का प्रोडक्ट होता है, j के साथ j, दैट इज डॉट प्रोडक्ट का सिस्टम है। तो यहाँ पर आप लोगों को कितना मिलने वाला है, 10x माइनस 16
इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो tan x इज इक्वल टू 16, therefore x इज इक्वल टू 16/10, दैट इज इसका वैल्यू कितना आएगा 1.6, ठीक है। तो सिंपल कितना आएगा x का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x शुड बी 1. and the value of x is equal to how much, 1.6, ठीक है, क्लियर, फाइन। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सब लिख लो। ऑप्शन में नहीं हुआ तो ऑप्शन बना के ये बोलना 19 राइट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन A magnetic field of, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ए मैग्नेटिक, कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4i cap into 10 to the power minus 2 k cap Tesla, 4i cap into 10 to the power minus 3, 4i cap minus 10 to the power, sorry, wait, a magnetic field of 4 into 10 to the power minus 3 k cap Tesla exerts a force of 4i cap plus 3j cap, exerts a force of 4i cap plus 3j cap into 10 to the power minus 10 Newton, 10 to the power minus 10 Newton on a particle, 10 to the power minus 10 Newton on a particle having a charge 10 to the power minus 9 coulomb, having a charge 10 to the power minus 9 coulomb and moving in the xy plane, full stop. Find the velocity of the particle, okay, fine। तो यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कौन से वाले प्लेन के अंदर है, xy प्लेन के अंदर है, फाइन। चार्ज के बारे में क्या बोला गया, 10 to the power minus 9 कूलम्ब। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड 4 into 10 to the power minus 3 k cap 4 into 10 to the power minus 3 k cap टेस्ला, ओके फाइन। और वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला गया क्या, वेलोसिटी निकालना है, तो किसके बारे में बोला गया यहाँ पर, फोर्स के बारे में बोला गया। फोर्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 4i cap plus 3j cap into 10 to the power minus 10 Newton, ठीक है। These are the given informations. They already given you that the value of charge, also they given you the value of magnetic field intensity, and also they provided you the value of force. So you have to find out the expression of velocity. And the most important information is that velocity is present in the xy plane. वेलोसिटी कहां पर अवेलेबल है, जो xy प्लेन है उस xy प्लेन के अंदर वेलोसिटी प्रेजेंट है। बस ये कुछ इंफॉर्मेशंस आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहां से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग एक पकड़ लेते हैं कि वेलोसिटी कहां पर है, xy प्लेन में है। मतलब वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होगा, उस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में क्या होगा, vx i के xy प्लेन में, मतलब उसका x कंपोनेंट रहेगा और उसके पास y कंपोनेंट भी रहेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है कहां पर, xy प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। तो वेलोसिटी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज vx i के प्लस vy j के, बस इतना ही हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे है, f इज इक्वल टू q
v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। b आप लोगों को पता है, v आपने पकड़ लिया तो मतलब अभी आप लोगों को क्या निकालना है, v क्रॉस b। ये वाला चीज आपको फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको ही फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी क्रॉस b। तो प्रोसेस क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला जो होता है उसको मेमोराइज करके भी हम लोग कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, वी एक्स वी वाई, क्योंकि ये छोटा आने वाला है तो उसका तो z कंपोनेंट है नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। और वहां पर क्या है, 0 ही होगा, 0 ही होगा, सिर्फ यहाँ पर 4 होगा और उसके साथ कितना है, 10⁻³ है, तो उसको हम लोग बाहर लिखते हैं 10⁻³। अच्छा अभी यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशंस करते तो कैसा आएगा, आई के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर तो 4vx होगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, सिर्फ आपके पास 4vx आई के होगा, क्योंकि माइनस तो 0 हो जाएगा, वो लेना जरूरी नहीं है। फॉर्मूला की तरफ यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, माइनस जे कैप मिलने वाला है, फॉर्मूला के अंदर माइनस जे होता है, और प्रोडक्ट किसके इसके अंदर होगा, इन दोनों के अंदर, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर आपसे 4vx। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4vx जे कैप, और के के अंदर कितना मिलने वाला है, 0 0, जरूरी नहीं है, वो आप लोगों को पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर इंटू 10⁻³ कितना मिलने वाला है, 10⁻³ तो v क्रॉस b इज इक्वल टू ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, कैसे, फोर्स 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻³ है, सॉरी 10⁻10 है, इज इक्वल टू चार्ज का वैल्यू कितना है, 10⁻⁹। उसके साथ इसका जो प्रोडक्ट है v क्रॉस b, वहां पर से कितना आने वाला है, 10⁻³ आने वाला है, 10⁻³ और अंदर कितना रहेगा, 4vx आई कैप माइनस, यहाँ पर तो एक तो वी वाई होना चाहिए था ना, ये वाला वी वाई होना चाहिए, ये वी वाई होगा, ठीक है, इसको सही कर लो, वी वाई होगा ये, 4vy आई कैप माइनस माइनस 4vx जे कैप, 4vy आई कैप माइनस 4vx जे कैप, ये सही होगा, ठीक है, ये सही कर लेना, गलती हो गया था यहाँ पर। अच्छा अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो 10⁻12 मिल रहा है और यहाँ पर 10⁻10, मतलब कट कर लेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 10⁻² रहेगा, कौन से साइड पे, राइट हैंड साइड पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 4i के प्लस 3j कैप is equal to 10⁻², 4vy i cap माइनस 4vx j कैप, ठीक है, हो चुका है इतना, क्लियर, फाइन। नेक्स्ट अगर इसको इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, अगर इसको इस तरफ लेके आते हैं तो 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² मतलब 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते तो कितना मिलेगा, 400 आई कैप प्लस 300 जे कैप, सही है ना, 10⁻² है, अगर इसको साइड चेंज कर देंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा, 10⁻+2 मतलब 100 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आई कैप प्लस 300 जे कैप इज इक्वल टू, यहां पर से आपको कितना मिलने वाला है, 4vy आई कैप माइनस 4vx जे कैप मिल रहा है ना, ठीक है, हो गया।
अभी यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, इसको अगर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पर कंपेयर करने के बाद हम लोगों को क्या मिलने वाला है, 400 इज इक्वल टू 4 VY, 400 इज इक्वल टू 4 VY। तो आसानी से आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है VY इज इक्वल टू कितना, 100। VY इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आप लोगों को, 100 मिल रहा है। उसके साथ और एक चीज आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर 300 है इज इक्वल टू माइनस 4VX, तो यानी कि VX इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -75, VX इज इक्वल टू -75। ओके फाइन। तो यहाँ पर फाइनल जो V का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिया था वो कैसे लिया था, VX I के प्लस VY J कैप। VX का वैल्यू कैसा है, मतलब क्या आया था 75 -75, तो -75 I के प्लस 100 J कैप। तो किसका वैल्यू आप लोगों के पास आ चुका है ऑलरेडी फाइनली, जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी आप लोगों के पास आ चुका है, ठीक है। अगर वो लोग पूछते हैं कि मैग्नेटिक के बारे में तो ठीक है, सिंपली उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। हाँ करना तो पड़ेगा बेटा। ओके ready the next one, टाइम हो गया, घर जाना है, मम्मी याद करेंगे। घर जाके पढ़ाई तो नहीं करने वाले हो, नहीं सर, वो हाँ कल से एग्जाम, एग्जाम लिखने वाले हो क्या, पेंटिंग लिखेंगे सर। हाँ पेंटिंग लिखने वाले हो, वाह, अरे वो क्या बोलना बात नहीं है, चाहिए। पेंटिंग वो भी हिस्ट्री लिखेंगे सर ये लोग। देखो क्या फिजिकल हिस्ट्री लिखोगे या फिर हिस्ट्री खुद बन जाओगे, क्या पता। पेंटिंग से ज़्यादा मुसीबत तो फिजिकल एजुकेशन। Okay. ज़्यादा बायोलॉजी। Fine science. Read the next one. A proton, a deuteron, a proton, a deuteron, and an alpha particle. A proton, a deuteron, and an alpha particle having the same kinetic energy, having the same kinetic energy are moving in a circular trajectories, having the same kinetic energy are moving in circular trajectories, in moving in circular trajectories in a constant magnetic field, in a constant magnetic field, full stop, if r suffix p comma r suffix d and r suffix alpha, if r suffix p comma r suffix d and r suffix alpha be the radius of the trajectories, with the radius of this trajectory of the given particles, then what should be the relation between them, then what should be the relation between them, ठीक है। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को पूछा क्या गया है, यहाँ पर बोला गया है कि एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, ये तीनों पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है कोई एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरीज के अंदर, जिसका कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले हम लोग चले जाते हैं कि कौन से पार्टिकल्स को हम लोगों ने बोला है, यहाँ पर प्रोटॉन्स के बारे में बोला गया है,
उसके बाद अल्फा पार्टिकल के बारे में बोला गया है, और उसके साथ ड्यूट्रॉन है, ठीक है। तो मतलब प्रोटॉन मतलब H11 है, अल्फा मतलब He24 है, और ड्यूट्रॉन मतलब H12 है। बस इतना ही है हम लोगों के पास, ठीक है। तो अभी हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर उनका रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है। और उसके साथ कौन से इंफॉर्मेशन हम लोगों को बताया गया है कि वहां पर पहले बोला गया है कि हम लोगों के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कैसा है, सेम काइनेटिक एनर्जी बोला गया है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी जो है वो बी भी कैसा है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो रेडियस का नॉर्मल वाला फॉर्मूला कैसा है, रेडियस इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb, ये था ना रेडियस का फॉर्मूला, mv डिवाइडेड बाय qb। तो इसके अंदर हम लोगों ने जब लिखा था वो कैसे लिखा था, mv मतलब p है, p मतलब यहाँ पर हम लोगों ने कैसे लिखे थे 2m into e suffix k डिवाइडेड बाय q into b, 2 pi e suffix k डिवाइडेड बाय qb। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा चीज है वो देखो पहले। 2 तो कांस्टेंट नंबर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों के पास। यहाँ पर b जो है वो b भी कांस्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके साथ काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कांस्टेंट है, तो वो भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर जो r है ना, r कैसे यहाँ पर डिपेंड होगा, r का वैल्यू यहाँ पर डिपेंड होता है डायरेक्टली कैसे, रूट m बाई q, ऐसे डिपेंड होने वाला है, रूट m बाई q, ठीक है। तो अभी हम लोगों को लिखना क्या है, पहले r सफिक्स p मतलब m सफिक्स p बाई q सफिक्स p हो गया पहले वाला, ठीक है। m सफिक्स p डिवाइडेड बाई q सफिक्स p कहां से हो गया, r सफिक्स p से हम लोग को निकल चुका है, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में वो बात करने वाले हैं r सफिक्स d, ड्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। अगर ड्यूट्रॉन के बारे में बात करते तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलने वाला है, देखो तो इसके बारे में बात कर रहे हैं ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोगों के पास रहेगा m सफिक्स d डिवाइडेड बाई q सफिक्स d। अभी देखो यहाँ पर ये कौन सा वाला नंबर है, मास नंबर बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब चार्ज नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो मास नंबर है हीलियम के पास वो कितने, मतलब उसका वैल्यू क्या है, 4 है। अगर इसको कंपेयर करते हैं प्रोटियम से मतलब प्रोटॉन से, तो वो प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा है, किसका वैल्यू, मास नंबर का वैल्यू, और चार्ज का वैल्यू कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली ड्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो इसके पास कितना ज्यादा मतलब कितना है वैल्यू, मास नंबर 2 मतलब 2 टाइम्स ज्यादा है, कहां से, प्रोटॉन से 2 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे इसको। अच्छा बोलोगे यहाँ पर ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन का मास हम लोग को निकालना है पहले, तो वो तो हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, तो इसीलिए कंपैरिजन है ना। तो कंपैरिजन की वजह से हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोटॉन के मास के हिसाब से इसको हम लोग देखेंगे कि वो कितना टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी है उसको हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं r सफिक्स d तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m सफिक्स d बाय q सफिक्स d। और एक चीज याद रखना, ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये अल्फा पार्टिकल एक्चुअली होता है हीलियम प्लस प्लस, मतलब इसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। हीलियम का टोरॉइड क्या है, वो डुप्लेट फुलफिल करता है, ठीक है। लेकिन अगर हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे मतलब मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, वो बात नहीं है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो वो हीलियम से अल्फा पार्टिकल में शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके पास देखते हैं Rd is equal to under root m suffix d by q suffix d, ओके फाइन। और उसके साथ कौन सा रहेगा, r अल्फा रहेगा। अच्छा पहले इसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग, मास नंबर कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, किससे, प्रोटॉन से, डिवाइडेड बाय चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, प्रोटॉन का चार्ज पार्टिकल और ड्यूट्रॉन का चार्ज पार्टिकल दोनों सेम ही है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लास्ट में आएगा r अल्फा, अल्फा को एक बार देख लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा
मास नंबर कितना टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 mp, 4 mp, और चार्ज नंबर कितना होगा, सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ QP। इसको अगर रूट ले लेते तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, ऊपर होगा 2 रूट mp बाई 2 QP, मतलब सीधा हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है mp डिवाइडेड बाई QP। ये और ये दोनों कैसा है, सेम सेम है, मतलब RP और R अल्फा दोनों सेम सेम है, ठीक है। लेकिन RD के बारे में देखो, RD के अंदर क्या हो रहा है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, इस तरफ RP इज इक्वल टू R अल्फा, RP इज इक्वल टू R अल्फा, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, √2 इंटू रूट MP डिवाइडेड बाई QP, ठीक है। तो √2 टाइम्स है किसका, रेडियस ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि RD, अगर रिलेशन सही तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, रिलेशन अगर लिखना है तो ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये रिलेशन होता है एक्चुअली, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसे यहाँ पर लिखना है सिर्फ इसके बारे में, तो आप लोग लिखोगे RD इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ R सफिक्स P, या फिर आप √2 टाइम्स ऑफ R सफिक्स अल्फा भी लिख सकते हो, क्योंकि RP एंड R अल्फा इस केसेस में क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत है, फाइन। तो नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग बायोट-सेवर्ट के अंदर जाएंगे और इसके ऊपर बेस करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो डीपीपी के अंदर आप लोगों को दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो डीपीपी हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे से ही शुरू कर देंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है वो वाला टॉपिक आप सही तरीके से देख लेना, ठीक है। चलो